चुपके से एक 24 घंटे का टाइमर सेट हो गया था। वहीं एक लड़की थी जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने टेबल पर राइस बॉल्स रखे हैं। उसके साथ वाले लड़के ने बताया कि पास के एक स्टोर पर 5 गुना ज्यादा पॉइंट्स का ऑफर चल रहा है। वह बहुत खुश था और अपनी गर्लफ्रेंड यूका को दिखा रहा था कि वो उसके लिए टूना मायोनीज भी लाया है। उस लड़के के लिए बच्चों के खेलने की आवाजें सुनते हुए धूप में बैठकर स्टोर से लाए राइस बॉल्स खाना बहुत मजेदार था। और ऊपर से हर 1000 येन खर्च करने पर 50 पॉइंट्स जो मिले थे वो तो कमाल ही था। उस कंजूस लड़के का नाम था आसाही सोटा, 22 साल का एक पार्ट टाइम वर्कर। लेकिन लड़के की खुशी के ठीक उल्टा लड़की की आंखों में आंसू थे। सुनो सोटा, आज हमारी एनिवर्सरी है। मतलब किसी फैमिली रेस्टोरेंट या ढाबे पर चलते तो भी ठीक था, पर पार्क में स्टोर से लाया खाना। सोटा को माहौल समझ नहीं आया और वो मुस्कुरा कर बोला कि स्टोर का लंच तो और भी अच्छा है, क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं जिससे पैसे बचाने में और मदद होती है। सोटा की ये बात सुनकर यूका गुस्से में टेबल पर हाथ पटक कर खड़ी हो गई। अच्छा, तो पैसे बचाना मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर ऐसा है तो तुम पूरी जिंदगी यही राइस बॉल्स खाते रहना। अपना सारा गुस्सा निकालते हुए उस लड़की ने सोटा को एक जोर का मुक्का रसीद कर दिया और उसे अपनी कंजूसी का फल मिल गया। जब सोटा उस रात घर आया तो उसकी बहन ने पूछा, क्या इस बार तेरी गर्लफ्रेंड ने मुक्का मारा? क्योंकि पिछली 3 बार तो सिर्फ थप्पड़ ही मारे थे। अपने चेहरे पर पड़े नील को सहलाते हुए सोटा ने बहन से पूछा कि उससे गलती क्या हुई। डिनर बनाते हुए आसाही क्योको, जो सोटा की 17 साल की बहन है, तुरंत समझ गई कि उसने फिर से डेट पर पॉइंट्स बचाने के चक्कर में कंजूसी की होगी, क्योंकि उसे कभी किसी और वजह से मार नहीं पड़ी थी। क्योको ने भाई को समझाया कि अगर वो अपनी डेट पर पैसे खर्च नहीं करेगा तो लड़कियों को लगेगा कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन सोटा ने परेशान होकर कहा कि अगर वो पैसे उड़ाने लगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है, उन्हें मिलकर ही गुजारा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जोश में आकर सोटा ने 2 उंगलियां दिखाईं। ध्यान से सुन क्योको, मेरे 2 सपने हैं। पहला, तुझे आर्ट स्कूल भेजना, और दूसरा, एक पॉइंट्स नोमैड बनकर पॉइंट्स पर जिंदगी जीना। अगर मैं काफी पॉइंट्स जमा कर लूं तो अपनी सैलरी से तेरी फीस भर सकता हूँ। इसीलिए मैं डेट पर पैसे बचाता हूँ और अपने दोस्तों को भी शॉपिंग पर मेरा पॉइंट्स कार्ड यूज करने को कहता हूँ। क्योको जानती थी कि इसी आदत की वजह से उसके भाई को गर्लफ्रेंड से मार पड़ती रहती है। उसने पूछा, कितने पॉइंट्स जमा कर लिए? सोटा ने बताया कि उसने पिछले 10 सालों में 80 लाख येन के बराबर पॉइंट्स जमा कर लिए हैं, जो उसकी बहन को एकदम पागलपन लगा। लेकिन सोटा के लिए यह भी काफी नहीं था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारने के आसपास भी नहीं हूँ। मैं और भी ज्यादा पॉइंट्स बचाऊंगा। क्योको ने अपने भाई के इस जुनून पर ठंडी सांस ली और कहा कि वो ये पैसे खुद पर खर्च करे, उसे कॉलेज नहीं जाना। ये सुनकर सोटा को चिंता हुई कि उसकी बहन सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ रही है ताकि उसे परेशानी न हो। उधर वो अनजान काउंटडाउन चलता रहा और सोटा अपने पॉइंट्स कार्ड से शॉपिंग करता रहा। पॉइंट्स वाली कंपनी रेड पॉइंट्स आरपी के दुनिया भर में 1.4 अरब से ज्यादा मेंबर बन चुके थे। 150 देशों में इस्तेमाल होने वाला ये सिस्टम शॉपिंग, खाना, घूमना, मनोरंजन और बिल भरने जैसी हर चीज पर पॉइंट्स देता था। 5000 से ज्यादा पार्टनर कंपनियों के साथ सारे पॉइंट्स रेड पॉइंट्स में ही बदलते थे। उस दिन दोपहर 3 बजे रेड पॉइंट्स एक जबरदस्त नई सर्विस का ऐलान करने वाला था और इसके विज्ञापन टीवी और शहर के हर बोर्ड पर चल रहे थे। नई सर्विस के बारे में सुनकर सोटा भी उत्सुक हो गया। कुछ देर बाद एक ट्रक एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुका। बिल्डिंग के अंदर सोटा का बॉस उस पर चिल्ला रहा था, जल्दी कर, कितना बेकार है तू। बॉस ने दांत पीसते हुए उस नए लड़के की तरफ इशारा किया जिसे उसी दिन काम पर रखा था और बोला कि वो सोटा से लाख गुना बेहतर है। बॉस ने पूछा, तूने इस पूरे 1 साल में किया क्या है? सोटा के पास कहने को कुछ नहीं था, उसने बस सॉरी बोल दिया। सबसे मुश्किल काम सोटा को देकर बॉस ने कहा, मैं और नया लड़का लिफ्ट से सामान ले जा रहे हैं, तू ये डिब्बे सीढ़ियों से ऊपर ले जा। फिर धमकी देते हुए बोला, अगर 30 मिनट में 10 डिब्बे ऊपर नहीं पहुंचाए तो तेरी शामत आ जाएगी।
सोटा इस बकवास पर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे छठी मंजिल तक डिब्बे ले जाने हैं। आधे रास्ते में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चौंक गया। खिड़की के बाहर एक दूसरी बिल्डिंग के ऊपर हवा में एक बहुत बड़ा गेट बन रहा था, जिसमें से बड़ी खतरनाक सी एनर्जी निकल रही थी। जापान में उस गेट का दिखना तो बस शुरुआत थी। ऐसे गेट पूरी दुनिया में दिखने लगे। जैसे जैसे ये अजीब घटना फैली, दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि इनमें से क्या बाहर आएगा। इन सबसे अनजान सोटा वापस अपने काम में लग गया। उसे ये तो नहीं पता था कि टाइमर खत्म होने वाला है, पर वो अपने बॉस को दिखाने के लिए जी-जान से मेहनत कर रहा था कि वो भी कुछ कर सकता है। 10 सितंबर 2024 को दोपहर 12:45 बजे टाइमर 0 पर पहुंच गया। घंटियों की एक रहस्यमयी आवाज के साथ पहला गेट प्रकट हुआ। दूसरी दुनिया के अनगिनत राक्षस पूरी धरती पर फैलने लगे। उनकी खाल इतनी सख्त थी कि आधुनिक हथियार उन पर बेअसर साबित हुए, जिससे इंसान उन जीवों के सामने बेबस हो गए। मुख्य किरदार प्रोटागोनिस्ट को बक्से ले जाना बंद करना पड़ा, क्योंकि जिस इमारत में वह था उस पर हमला हो गया था। डरा हुआ वह गेट से निकले राक्षसों के सामने सिर्फ भाग सकता था। सींगों वाले एक लाल राक्षस ने अपनी कई पूंछों से इमारत पर हमला किया। वह राक्षस, जो किसी दानव जैसा ज्यादा दिख रहा था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे मुख्य किरदार का पीछा करने लगा। कुछ मीटर भागने के बाद मुख्य किरदार यह देखकर चौंक गया कि वह एक माँ और उसकी बेटी की ओर बढ़ रहा है। और तो और उस माँ के पैर में चोट लगी थी। सातो जानता था कि कोई भी आम इंसान होता तो भागता रहता। उसकी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वह करना चाहता था। हालांकि उसके 2 सिद्धांत थे। जरूरत में पड़े किसी इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ना। हमेशा एक माँ की इज्जत करना, भले ही वह उसकी अपनी न हो। माँ और बेटी के सामने रुककर उसने अपना एक सिद्धांत उनके साथ साझा किया। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मुख्य किरदार उस राक्षस का सामना करने लगा, जो उससे दर्जनों गुना बड़ा था। बहादुरी के उस पल के बावजूद राक्षस के सामने सातो को एहसास हुआ कि वह अब इस स्थिति से नहीं बच पाएगा। उसी पल एक सिस्टम रिबूट हुआ, जिससे रेड की कार्यक्षमता बढ़ गई। रेड पॉइंट्स प्रोटोकॉल आखिरकार एक्टिवेट हो गया। रेड के पीछे की कॉरपोरेशन द्वारा टेलीविजन और सेल फोन पर एक घोषणा फैलने लगी। एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन के सभी सदस्यों के लिए एक जरूरी घोषणा। हमारी स्थापना के बाद से हमने इस स्थिति का अनुमान लगाया था और एक नया सिस्टम तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। आज से आपके रेड पॉइंट्स को कॉम्बैट पॉइंट्स, लड़ाई के पॉइंट्स में बदल दिया जाएगा। पास के टेलीविजन से घोषणा सुनकर मुख्य किरदार चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि इस अचानक हुए बदलाव का क्या करे, खासकर जब उसके सामने वाला राक्षस पहले से ही उस पर हमला कर रहा था। एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला ने घोषणा जारी रखी और पूछा कि क्या सभी के पास उनके पॉइंट्स कार्ड है। उसने बताया कि रेड पॉइंट्स के सभी सदस्यों को अब सर्वाइवर्स, बचे हुए लोग, कहा जाएगा और उसी पल से उन्हें कॉम्बैट पावर कन्वर्जन सिस्टम के बारे में सिखाने के लिए ट्यूटोरियल शुरू होगा। उस महिला ने समझाया कि उनके पास जो पॉइंट्स हैं, उनका इस्तेमाल उनके स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों को सुधारने और हथियार हासिल करने के लिए किया जाएगा। स्टैटिस्टिक्स को 6 श्रेणियों में बांटा जाएगा और हर कोई उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकता है। हर श्रेणी का अधिकतम स्कोर 100 पॉइंट्स था, जिसमें हर पॉइंट के लिए 10,000 आरपी लगते थे। स्किल्स, कौशल, जिनमें शामिल हैं शारीरिक शक्ति बढ़ाना, फिजिकल एनहांसमेंट, जादुई हमला, मैजिकल अटैक, हीलिंग और सपोर्ट एबिलिटीज, हीलिंग एंड सपोर्ट एबिलिटीज, दूर से हमला करने वाले हथियार, रेंज्ड वेपन्स, तलवारें, सोर्ड्स, बंदूकें, फायर आर्म्स, और भी कई विकल्प चुने जा सकते थे। स्किल्स और हथियारों के लिए उनकी ताकत और उपयोगिता के आधार पर ज्यादा आरपी की जरूरत होगी। और स्किल लाइंस के अंदर विशेष रूप से शक्तिशाली क्षमताएं थी, जिन्हें अल्टीमेट स्किल्स कहा जाता था, जो हर एक 10 लाख आरपी में मिल सकती थी। ट्यूटोरियल खत्म करते हुए महिला ने कहा कि अगर उनके कोई और सवाल हैं, तो वे कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जब स्पष्टीकरण खत्म हुआ
तो मुख्य किरदार ने अपने सामने तैर रही स्क्रीन विंडो को स्वाइप करके हटा दिया। उसके पास इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि राक्षस हमला कर रहा था। वह लगभग मर ही गया था जब राक्षस का हमला ठीक उसी पल उसके बगल में हुआ। अपनी पूरी ताकत लगाकर मुख्य किरदार ने मां और उसकी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाया। उसने उन दोनों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए भागने में अपनी पूरी जान लगा दी। एक विशाल इमारत में एनडब्ल्यूओ कॉरपोरेशन का मुख्यालय था। एक कमरे के अंदर एक आदमी कई कैमरों से शहर पर हमला कर रहे राक्षसों को देख रहा था। सूट पहने उस आदमी ने सारी तबाही को ठीक वैसे ही शुरू होते देखा जैसा उसने सोचा था। एक हार पकड़े हुए, जिसमें एक पत्थर से बैंगनी रोशनी निकल रही थी, उस आदमी ने कसम खाई कि वह अपना वादा पूरा करेगा। उसकी चोट के निशान वाली आंखों से पता चल रहा था कि वह अपनी कसम पर अडिग था। उस दिन दोपहर 3:30 बजे राक्षस पूरे शिंजुकू जिले में फैल चुके थे। राक्षसों से भागते लोग एक दूसरे से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि किसके पास कितने पॉइंट्स हैं। वे एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। यहाँ तक कि सबसे सस्ता हथियार, एक लकड़ी की छड़ी भी 3000 आरपी की थी। यह एक समस्या थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पॉइंट्स जमा नहीं किए थे और उनका बैलेंस 0 था। वे न तो हथियार खरीद सकते थे, न स्किल्स, और न ही अपने स्टैटिस्टिक्स को बढ़ा सकते थे। एक भाग्यशाली आदमी ने फायरबॉल का जादू खरीदने में कामयाबी हासिल की। वह शुक्रगुजार था कि उसने अपना कंप्यूटर एक प्रमोशन के दौरान खरीदा था जिसमें पॉइंट्स कैशबैक के रूप में मिले थे। स्किल हासिल करने के बाद उसने भागना बंद कर दिया और विशाल राक्षस का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी क्षमता को एक्टिवेट करना शुरू किया, उस आदमी के हाथ से एक छोटी सी लौ निकली। आग इकट्ठा होने लगी और उसके आदेश पर एक फायरबॉल बन गई। हालांकि उस आदमी द्वारा फेंका गया फायरबॉल एक रोएदार टेनिस बॉल जितना छोटा था, जिसमें राक्षस को गुदगुदी करने की भी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसका हमला कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर था। हमले को नजरअंदाज करते हुए राक्षस ने उस आदमी पर हमला कर दिया जिसने उसके ग्रुप में फायरबॉल फेंका था। यह महसूस करते हुए कि यह एक नामुमकिन खेल है, वे कुचल दिए गए। पूरे इलाके में विशाल राक्षस ने दूसरे राक्षसों के साथ मिलकर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। इस बीच सैतामा शहर में सातो आखिरकार मां और उसकी बेटी को एक ज्यादा सुनसान गली में ले जाने में कामयाब रहा। यह मानकर कि वे सुरक्षित होने के लिए काफी दूर आ गए हैं, मुख्य किरदार पूरी तरह से थक गया था। छोटी लड़की सातो की हालत देखकर पूछने लगी कि क्या वह ठीक है। इसी तरह उसकी मां ने भी उससे परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगी। पसीने से चमकते हुए मुख्य किरदार ने थम्स अप किया। सब ठीक है, मैंने बस वही किया जो कोई भी करता। मां और बेटी को एक तरफ छोड़कर मुख्य किरदार आसमान में उस गेट, राक्षसों और कॉम्बैट पावर कन्वर्जन के बारे में सोचने लगा जिसका जिक्र उस महिला ने किया था। वह सोच रहा था कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। सोच विचार के इसी पल में सातो को एहसास हुआ कि वह किसी जरूरी इंसान को भूल गया है, उसकी बहन क्योको। उसने उसे फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि इस अफरातफरी के बीच वह उससे संपर्क कर पाएगा। इतनी जोर से चिल्लाते हुए कि क्योको भी चौंक गई, मुख्य किरदार ने अपनी बहन के ठीक होने की खबर सुनकर अपनी खुशी जाहिर की। राहत के आंसू बहाते हुए उसने पूछा कि वह कहाँ है। क्योको ने बताया कि वह सुरक्षित है और स्थानीय जिम में चली गई है। यह सुनकर कि उसकी बहन सुरक्षित है, सातो ने राहत की सांस ली और उससे आग्रह किया कि वह ध्यान से सुने और चाहे कुछ भी हो जाए, जहां है वहीं रहे। अपने भाई के अनुरोध पर सिर हिलाते हुए क्योको ने पूछा कि वह कैसा है और सवाल किया कि क्या वह फिर से दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। मुख्य किरदार यह सुनकर हैरान रह गया कि उसकी बहन को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। विषय बदलते हुए उसने दोहराया कि जब तक वह उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक वह वहीं रहे। इस बात से आश्वस्त होकर कि क्योको सुरक्षित है, मुख्य किरदार ने सोचा कि उसे बस उस मां और उसकी बेटी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। हालांकि उसी पल सोता के कानों में एक आवाज गूंजी, क्या तुम शक्ति प्राप्त करना चाहते हो? उसने जल्दी से चारों ओर देखा, आवाज के स्रोत की तलाश करने लगा। आवाज ने उसे गाइड करने की कोशिश की
और जल्द ही सोता को पता चला कि यह उसके बटुए से आ रही है। अपने बटुए से एक कार्ड निकालते हुए मुख्य किरदार कार्ड पर एक मुंह देखकर चौंक गया, जो उस पर चिल्लाया, क्या तुम्हें शक्ति चाहिए? मैंने पूछा कि क्या तुम्हें शक्ति चाहिए, बेवकूफ। पॉइंट्स कार्ड, जो अब बोल रहा था, हवा में तैरने लगा, इस बात से उत्साहित कि आखिरकार वह कह पा रहा है जो वह हमेशा से चाहता था। कार्ड ने अपना परिचय दिया, तुम असाही सोता हो, है ना? मैं तुम्हारा पॉइंट्स कार्ड हूँ और तुम मुझे आईवी कह सकते हो। मैं तुम्हारा साथी बनूंगा लड़ाइयों में और तुम्हारे पॉइंट्स से जुड़ी सभी जरूरतों का ध्यान रखूंगा। मुख्य किरदार चिढ़ गया और कार्ड की ओर उंगली उठाने लगा। एक बात करने वाला कार्ड डरावना होता है। आईवी को जज किए जाने पर गुस्सा आ गया। क्या? मुझे आत्मजागरूकता और बोलने का अधिकार है। कार्ड भी अधिकारों के हकदार हैं। छोटी सी बहस को खत्म करते हुए आईवी ने सोता को सलाह दी कि वह अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल अपने स्टैटिस्टिक्स को बढ़ाने और कुछ स्किल्स हासिल करने के लिए करे, वरना वह परिवार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि राक्षस उनका पीछा करते हुए वहां आ गया था। माँ और बेटी ने उस भयानक राक्षस के डर से एक दूसरे को गले लगा लिया। सोता को हिचकिचाते देख कार्ड ने उससे जल्दी करने और फैसला करने का आग्रह किया, क्योंकि उसके 80 लाख से ज्यादा पॉइंट्स से वह पूरे शहर को बचा सकता था। मुख्य किरदार ने अपनी आंखें बंद कर ली और आईवी से कहा कि इसे एक आसान फैसले की तरह न दिखाए। एक दशक से सोता उन पॉइंट्स को जमा कर रहा था। धूप हो या बारिश, वह पार्टनर स्टोर्स पर जाता था जो रेड पॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे। जब उसके दोस्त खरीदारी करते थे, तब भी वह अपना पॉइंट्स कार्ड दे देता था। उसने सिर्फ पॉइंट्स कमाने के लिए अनजान कंपनियों के अनगिनत सर्वे के जवाब दिए थे। सातो ने उबाऊ मोबाइल गेम्स बिना थके खेले थे। सातो के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब वह पूरी ताकत से चिल्लाया, ये सारे पॉइंट्स मेरे खून, पसीने और आंसुओं की कमाई है। क्या तुम सच में मुझे यह सब छोड़ने के लिए कह रही हो? तुम बहुत जालिम हो, आईवी। सोता की पॉइंट्स जमा करने की सारी मेहनत देखकर दंग रह गया। फिर भी उसने समझाया कि इतने पॉइंट्स से वह अपने सभी स्टैटिस्टिक्स को अधिकतम कर सकता है, एक शक्तिशाली अल्टीमेट स्किल खरीद सकता है, और फिर भी उसके पास पॉइंट्स बच जाएंगे। राक्षस को गली में घुसते देख मुख्य किरदार ने अपनी हिचकिचाहट को एक तरफ रख दिया। माँ और बेटी के सामने आकर उसने उन्हें सावधान रहने के लिए कहा और राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। मुख्य किरदार ने चेतावनी दी कि वह उसका ध्यान भटकाएगा। मुख्य किरदार को राक्षस का ध्यान खींचने के लिए सड़क पर भागते देख आईवी ने उससे ऐसा जोखिम न उठाने की विनती की। मुख्य सड़क पर पहुंचकर मुख्य किरदार ने विशाल राक्षस की ओर हाथ हिलाया, उसका ध्यान खींचने की कोशिश की। उसने अपने पॉइंट्स खर्च करने से इनकार कर दिया ताकि वह ऐसे राक्षस का सामना न करे, जिससे कार्ड चिढ़ गया और उसे चेतावनी देने की कोशिश करने लगा कि उसे चोट लग सकती है। उकसावे के जवाब में राक्षस एक दानव की तरह दहाड़ा। उसकी एक पूंछ तेजी से हिली, हवा को चीरती हुई मुख्य किरदार की ओर बढ़ी। सातो पूंछ की रफ्तार देखकर चौंक गया, जिसने उसे बिना चकमा देने का मौका दिए सीधे टक्कर मार दी। उस शक्तिशाली राक्षस ने सातो को ऐसे छेद दिया जैसे कोई टूथपिक किसी फ्रेंच फ्राई में घुस जाती है। यह दृश्य देखकर माँ और उसकी बेटी सदमे में आ गए। हमले के बाद राक्षस ने सातो को जमीन पर गिरा दिया। दर्द में मुख्य किरदार तड़प कर चिल्लाया। आईवी ने उसे स्थिति से उबरने में मदद करने के लिए सलाह देने की कोशिश की, उसे शांत होने और सांस लेने के लिए कहा। सातो को लगा जैसे यह उसका अंत है। वह महसूस कर सकता था कि उसके अंदर के अंग पूरी तरह से तहस-नहस हो गए हैं, जबकि सुरंग के अंत की रोशनी करीब आ रही थी। वह खुद को यमराज के हाथों में देख सकता था। किसी तरह सातो को एक गर्माहट महसूस हुई। उसके सामने उसके माता पिता प्रकट हुए। जैसे ही उसके चेहरे पर फिर से आंसू बहने लगे, उसने उनसे पूछा कि क्या वह एक अच्छा बड़ा भाई था, क्या उसने क्योको के लिए कुछ किया था। जैसे ही उसके माता पिता ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, सातो ने उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी। हालांकि कार्ड की आवाज ने उसे इस भ्रम से बाहर निकाल लिया। रुको, तुम अभी भी जी सकते हो। होश में आओ, बेवकूफ। कार्ड आईवी ने सातो को मारा, जिससे वह जाग गया और विकल्पों की एक स्क्रीन दिखाई दी। जल्दी से चौथा ऑप्शन दबा। यह रिकवरी स्किल है।
अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पेट में हुआ यह बड़ा सा छेद भर जाएगा। अपनी आखिरी बची खुची ताकत से सातो ने अपना हाथ बढ़ाकर सुपर रिकवरी का बटन दबाया। आईवी कार्ड ने बताया कि खरीदारी सफल रही और यह भी बताया कि स्किल का इस्तेमाल कैसे करना है। यह जानकारी उसके दिमाग में पहले ही आ गई होगी। अपने घाव पर हाथ रखकर नायक ने पूछा कि क्या यह सच में उसे ठीक कर देगा। सातो द्वारा स्किल एक्टिवेट की गई। एक पल में एक शक्ति उस पर हावी हो गई जिसने उसके सारे घाव भर दिए। नायक हैरान था क्योंकि स्किल खरीदने के बाद यह अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी। उसे लगा जैसे उसकी जान वापस आ रही है। ऐसा लगा जैसे वह जिस बुरी हालत में था वह सब एक धोखा था। सातो चौंक गया था। उसके पेट का छेद भर गया था। उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं था। हालांकि कुछ महसूस होने पर सातो हताश हो गया। कार्ड आईवी ने उसे उसकी खरीदारी की हिस्ट्री दिखाई। उस स्किल के लिए उसके लगभग 85 लाख में से 30,000 आरपी पॉइंट्स खर्च हो गए थे। इतनी बड़ी रकम खो देने की बात ने उसे निराशा में रुला दिया। सातो कार्ड पर बहुत गुस्सा हुआ जिसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था। दर्द से कराहते हुए आईवी ने इनकार करने की कोशिश की और कहा कि उसे इतनी जोर से न खींचे। आईवी ने जल्दी से सातो को चेतावनी देने की कोशिश की कि उसकी देरी के कारण वह मां बेटी बस निगले जाने वाले हैं। सातो को अपनी बातों का यकीन दिलाने के बाद आईवी ने उसे जल्दी करने और अपने स्टैट्स बेहतर करने, साथ ही कुछ स्किल्स खरीदने का आग्रह किया। सातो ने अपने दांत भींच लिए। इस स्थिति में भी वह अपने पॉइंट्स खर्च करने में अभी भी हिचकिचा रहा था। उसे खुद से नफरत होने लगी, यह जानते हुए कि पॉइंट्स किसी की जान की जगह नहीं ले सकते। आखिरकार आईवी को कुछ याद आया। मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था, तुम मॉन्स्टर्स को हराकर भी पॉइंट्स कमा सकते हो। वो जो चीज वहां है उसे देखकर लगता है कि वो रैंक बी गेट का बॉस मॉन्स्टर है। उसके लिए कम से कम 1 लाख आरपी तो मिलने ही चाहिए। सातो को तुरंत कार्ड की बातों में दिलचस्पी आ गई। वह फौरन मॉन्स्टर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसकी जान दांव पर लगी हो। जहां आईवी सातो के कामों को लेकर चिंतित था, वहीं सातो ने कार्ड से कहा कि वह उसके पॉइंट्स का उपयोग करके उसके सभी स्टैटिस्टिक्स को मैक्सिमाइज अधिकतम कर दे। कार्ड के हैरान होने पर सातो ने घोषणा की कि वह 2 नियमों का पालन करता है। मैं शुरुआत में इन्वेस्ट करने से कभी नहीं हिचकिचाता। मैं किसी भी चीज को खुद पर हावी नहीं होने देता। आईवी अपने पार्टनर का दृढ़ संकल्प देखकर हंसने लगा। सही बात है, पॉइंट सिर्फ जमा करके रखने से बेकार हैं। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे सभी स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सातो के लगभग 85 लाख पॉइंट्स तेजी से गायब होने लगे और दूसरी तरफ उसके स्टैटिस्टिक्स आसमान छूने लगे। एक पल में सातो का शरीर बदलने लगा। उसके कपड़े के अंदर उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगी। उसका शरीर भारी हो गया जिससे हर कदम पर जमीन चटकने लगी। आखिरकार 60 लाख पॉइंट्स खर्च करके उसके सभी स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमाइज हो गए। यह देखकर कि उसके पास केवल 24 लाख बचे थे, सातो ने इसे एक इन्वेस्टमेंट मानकर रोने की कोशिश नहीं की। अगर वह मॉन्स्टर्स को हराता रहा तो वह सारे लगाए हुए पॉइंट्स वापस पा लेगा और सबसे जरूरी, वह अपने सामने वाले परिवार को बचा सकता है। सातो के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसे एहसास हुआ कि मजबूत बनकर वह अपनी बहन क्योको की भी रक्षा कर पाएगा। वह खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि जो 10 साल उसने पॉइंट्स बचाने में बिताए और जो खून, पसीना और आंसू बहाए, उन्हें भुलाया जा सकता है क्योंकि अब उसे उन्हीं की बदौलत ताकत मिली थी। एक बड़ी छलांग लगाकर नायक उस मॉन्स्टर के चेहरे के पास पहुंच गया। वह हैरान था क्योंकि उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हो रहा था। जाहिर है, आईवी ने समझाया कि यह उसके सभी स्टैटिस्टिक्स को मैक्सिमाइज करने का असर था। गेमिंग की भाषा में वह मूल रूप से मैक्सिमम लेवल पर था। उसकी गति और ताकत के साथ दुनिया में शायद ही कोई चीज उसकी बराबरी कर सकती थी। छलांग के बाद नायक ने मॉन्स्टर पर हमला किया जो उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सका। हालांकि मॉन्स्टर के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सातो ने अपनी मुट्ठी आगे करके उस पर एक शक्तिशाली घूंसा मारा। हारकर मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। मॉन्स्टर की पूंछ, जिसने मां और बेटी को जकड़ रखा था,
ढीली पड़ गई और उन्हें छोड़ दिया। गिरते समय माँ और बेटी ने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाई। नायक ने देखा कि वे गिर रही हैं और जल्दी से उनकी ओर भागा। जबरदस्त सटीकता के साथ सातों ने माँ और बेटी को अपनी दोनों बाहों के नीचे एक एक करके गिरने से बचा लिया। उन्हें पकड़ने के बाद नायक सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया। रोते हुए माँ ने एक बार फिर सातों को उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इसी तरह रोते हुए सातों ने मुस्कुराने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह तो उसका फर्ज था। जो मॉन्स्टर जमीन पर गिरा दिया गया था वह उसी क्षण फिर से उठने लगा। मॉन्स्टर के आकार को देखकर नायक प्रभावित हुआ। आईवी के लिए यह स्पष्ट था कि मॉन्स्टर बड़ा होगा, क्योंकि यह रैंक बी गेट का बॉस मॉन्स्टर था। सातों को और अधिक खर्च करने के लिए उकसाने की कोशिश करते हुए आईवी ने टिप्पणी की कि अगर उसके पास एक अल्टीमेट स्किल होती तो वह आसानी से मॉन्स्टर को हरा सकता था। चूंकि सातों को नहीं पता था कि वह किस तरह की स्किल है, कार्ड ने समझाया, यह तुम्हें सामान्य स्किल्स की तुलना में बेजोड़ शक्ति दे सकती है। यह सचमुच एक ऐसी स्किल है जो इंसानी हदों को पार कर जाती है। तुम इन्हें कुछ बार खरीद सकते हो और फिर बाद में और कुशलता से पॉइंट्स कमा सकते हो। क्या सोचते हो? यह कोई बुरा विचार नहीं है। क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? यह सुनकर कि वह और आसानी से पॉइंट्स कमा सकता है, नायक को लालच आने लगा। शहर भर में लगे स्पीकरों ने मॉन्स्टर्स द्वारा की गई तबाही के कारण एक आपातकालीन अलर्ट जारी किया। सरकार ने निवासियों से आग्रह किया कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो बाहर न निकलें और उन्हें सलाह दी कि वे अपने दरवाजे बंद रखें या निकटतम शेल्टर में चले जाएं। उन्होंने अनुरोध किया कि जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती कोई भी किसी भी परिस्थिति में बाहर न निकले। अल्टीमेट स्किल के बारे में सोचते हुए नायक विशाल मॉन्स्टर से लड़ता रहा, उसके घूंसों और पूंछ के हमलों से बचता रहा। जब उसने कार्ड से पूछा कि क्या यह स्किल वाकई इतनी अच्छी है, तो आईवी ने उसकी शक्ति की पुष्टि की, यह खुलासा करते हुए कि यद्यपि यह शक्तिशाली थी, इसकी कीमत 10 लाख पॉइंट्स थी। स्किल की कीमत सुनकर नायक चौंक गया। उसके पास उस समय 25 लाख से कुछ कम पॉइंट्स थे। एक निर्णय लेते हुए उसने ऐसी स्किल खरीदने का संकल्प लिया और आईवी को निर्देश दिया कि वह उसके लिए कुछ उपयुक्त चुने। कार्ड संभावनाओं के बारे में सोचने लगा। चूंकि सातों के सभी स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमाइज हो चुके थे और उसके शरीर या तकनीकी कौशल में कोई कमी नहीं थी, एक स्किल थी जो उससे बहुत मेल खाती थी। नायक ने आईवी से चुनाव में जल्दी करने का आग्रह किया और तुरंत कार्ड ने उसे खरीदने के लिए स्किल दिखाई। खरीदारी पूरी हो गई, जिससे सातों के पॉइंट्स 10 लाख कम हो गए। जैसे ही नायक ने खरीदारी फाइनल की, विशाल मॉन्स्टर उसकी दिशा में दहाड़ा। स्किल का उपयोग करने का तरीका दिमाग में आने के बाद नायक मुस्कुराया। मॉन्स्टर के एक घूंसे से बचकर उसने जवाबी हमले की तैयारी की। अपनी गति का उपयोग करते हुए वह मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ गया। मलबे का एक टुकड़ा पकड़ते हुए सातों ने अपनी प्राप्त की गई अल्टीमेट स्किल को एक्टिवेट किया। स्किल एक्टिवेट हो गई और उसके हाथ में मलबा बिखर गया। सातों द्वारा इस्तेमाल की गई इस स्किल का नाम फोर्ज के देवता की सनक था। यह अकाल्पनिक सामग्री को हथियारों में बदलने के लिए मैना पॉइंट्स की खपत करती थी। सातों द्वारा कुचला गया पत्थर 2 मलबे के दस्तानों में बदल गया। अब वह स्किल की बदौलत हथियारों के प्रकार तक सीमित नहीं था, नहीं उन्हें ले जाने तक, क्योंकि सब कुछ नए हथियारों के लिए एक संसाधन हो सकता था। सातों वापस मॉन्स्टर के हाथ पर चढ़ गया। नायक उस विशाल मॉन्स्टर के चेहरे की ओर फिर से कूदा। अपने स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमाइज होने के साथ वह अब अपने शरीर और कल्पना की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकता था। सातों ने साबित कर दिया कि यह उसके लिए सबसे अच्छी स्किल थी। उसने मॉन्स्टर को जोर से घूंसा मारा और उसे एक बार फिर जमीन पर पटक दिया। नायक को विश्वास नहीं हो रहा था, सोच रहा था कि क्या वह शक्ति असली थी। मॉन्स्टर को नष्ट करने के बाद सातों जमीन पर उतरा। मलबे के दस्ताने उसी क्षण गायब हो गए। हालांकि जादू से मजबूत किए गए थे, उनकी ड्यूरेबिलिटी अभी भी बहुत अच्छी नहीं थी। लगातार मॉन्स्टर फिर से उठ खड़ा हुआ, इस बार और भी खूंखार। मॉन्स्टर कितना सख्त था, यह देखकर नायक ने एक बार फिर हमला करने की तैयारी की, यह समझकर कि उसकी स्किल कैसे काम करती है।
यह अपने उपयोग के आधार पर अपनी प्रभावशीलता साबित करेगी। नायक ने अपने बगल में लगे एक सड़क के साइन को उखाड़ दिया और अपनी अल्टीमेट स्किल का फिर से इस्तेमाल किया। ट्रैफिक साइन एक भाले हेलबर्ड में बदल गया और वह फिर से हमला करने के लिए तैयार था। पॉइंट्स गार्ड आईवी यह देखकर उत्साहित था कि सातो अब लड़ने के लिए कितना दृढ़ था। जैसे ही मॉन्स्टर ने नायक पर हमला किया, सातो उसकी ओर भागा। नायक ने मॉन्स्टर की पूंछों का सीधे सामना किया। अपने भाले से उसने कई हमले किए, हर एक पूंछ को काट दिया। दुनिया भर में बाहरी आयाम के जीवों के एक साथ आक्रमण ने एक ऐसा संकट पैदा कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे मानवता असहाय हो गई थी। लेकिन इंसानों के लिए एक साधारण युवक को एक विशाल मॉन्स्टर के खिलाफ बराबरी से या उससे भी बेहतर लड़ते हुए देखना आशा की एक साधारण किरण लेकर आया। अपने भाले की मदद से नायक ने मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए अपने सभी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। एक शक्तिशाली प्रहार से उसने उसे मारा, उसे ऊपर से नीचे तक काट दिया। मॉन्स्टर पर जीत के साथ सातो ने 1,30,000 आरपी कमाए। इंटेंस लड़ाई के बावजूद सातो को हल्का महसूस हुआ। यह अजीब था कि वह बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। अपने शरीर को देखने के बाद सातो को उस परिवार की याद आई जिसे उसने बचाया था। वापस दौड़कर जहां उसने उन्हें छोड़ा था, नायक छोटी लड़की को उसकी ओर हाथ हिलाते हुए देख सका। माँ और बेटी के साथ मिलकर सातो ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वे वहां नहीं रह सकते थे। जल्दी से माँ ने उससे कहा कि अब उनकी चिंता न करे। आईवी ने नायक के कान में फुसफुसाया कि वह तुरंत एक निर्धारित स्थान पर जाने के लिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्किल खरीद सकता है। आईवी को और पॉइंट्स खर्च करने के लिए उकसाते हुए सुनकर नायक ने सवाल किया कि क्या वह एनडब्ल्यूओ का कर्मचारी है। विषय बदलते हुए नायक को याद आया कि उसे अभी भी क्योको को ढूंढना है, इसलिए वह स्किल उपयोगी होगी। इसलिए वह खरीद को एक और इन्वेस्टमेंट मानना चाहता था। स्किल की खरीद में उसे 5 लाख पॉइंट्स लगे, जिससे उसके पास सिर्फ 10 लाख से कुछ ज्यादा बचे। आईवी यह देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सका कि सातो बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च करने लगा है। माँ को अपने कंधों पर बिठाकर नायक ने पूछा कि उसके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं। महिला ने तब खुलासा किया कि उसके पति ने उनसे संपर्क करके बताया था कि वह किराकामी स्कूल के जिम में है। इस खुलासे ने नायक को हैरान कर दिया, क्योंकि उसकी बहन भी वहीं थी। जैसे ही नायक तैयार हुआ, कार्ड ने उसे टेलीपोर्टेशन स्किल का उपयोग करना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि जानकारी उसके दिमाग में बह गई थी। एक नक्शा खोलकर नायक ने किराकामी स्कूल के स्थान को चिह्नित किया। गुस्से वाली आंखों से स्किल एक्टिवेट हो गई। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्किल ने सातो को, साथ ही उससे लिपटी माँ और बेटी को घेर लिया। जैसे ही नायक ने अपने शरीर को अंतरिक्ष में पिघलते हुए महसूस किया, वे टेलीपोर्ट हो गए। नायक स्किल से चकित था, क्योंकि इसके साथ वह काम के लिए फिर कभी लेट नहीं होगा। जिम के अंदर के लोग तीनों को अचानक प्रकट होते देख हैरान रह गए। आईवी ने सातो को डांटा कि उसने सबको डरा दिया। हाथ उठाकर नायक ने माफी मांगी। उसी क्षण एक आदमी की आवाज सुनाई दी। अकीको, युजुका, बेटी और माँ के पिता और पति, जिन्हें सातो ने बचाया था, अब उनकी ओर दौड़ रहे थे। पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया, जबकि पूरा परिवार फिर से मिलकर खुशी से रो रहा था। पिता ने नायक की दिशा में देखा, पूछा कि क्या वही था जिसने उसकी पत्नी और बेटी को बचाया था। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। नायक कृतज्ञता से हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसी क्षण क्योको ने अपने भाई को पहचान लिया और उसकी ओर भागी। अपने भाई के खून से सने कपड़े देखकर क्योको यह जानने के लिए बेताब थी कि क्या वह ठीक है। नायक ने रोते हुए अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। उसकी चिंता का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा था। अपने भाई से शांत होने के लिए कहकर क्योको उसके आलिंगन से दूर होने में कामयाब रही। अपना फोन निकालकर क्योको ने अपने भाई को दिखाया कि वह खबरों में छाया हुआ है। पूरे इंटरनेट पर उसके वीडियो थे और हेडलाइंस उसे हीरो कह रही थी, जो सातो को एक अतिशयोक्ति लगी, लेकिन उसकी बहन को लगा कि यह उस पर बहुत अच्छा लगता है। यह देखकर कि इस व्यक्ति ने पॉइंट्स का पहाड़ खर्च किया था,
क्योको ने खुलासा किया कि उसने सोचा था कि यह कोई और है, उसका भाई नहीं। विषय बदलते हुए क्योको ने एक बैग निकाला, यह खुलासा करते हुए कि वह सातो के बदलने के लिए कुछ कपड़े लाई थी। जिस क्षण नायक ने बैग पकड़ा, एक बड़ा कंपन हुआ, जिससे पूरा जिम हिल गया। किराकामी स्कूल के मुख्य द्वार पर गार्ड उनके सामने जो था, उससे डर से कांप रहे थे। उसके चारों ओर जिम जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर प्रकट हो गए थे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया और आप और अधिक मांगा सुना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अभी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि साथ मिलकर हम इस नए समुदाय को मजबूत कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें और वीडियो को लाइक करें, आगे के भागों के लिए कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।